नमस्कार। हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। सबसे ज़्यादा चर्चित लफ्ज़ या सबसे ज़्यादा चर्चित नाम अगर हम किसी अपने शरीर के अवयव का लेते हैं तो दिल है। वो दिल को लेकर कई कविताएं, कई गीत रचे गए, काव्य रचे गए बड़े बड़े। दिल का मामला है कोई दिल लगी नहीं, लेकिन दिल का मामला वास्तव में दिल लगी नहीं है। दिल का मामला बहुत सीरियस है, और वो इसलिए ज़्यादा सीरियस है कि जब दिल में दर्द होता है, मैं उस दर्द की बात नहीं कर रहा जो गीतों में होता है, मैं उस दर्द की बात कर रहा हूँ जो फिजिकली होता है। तो जब दिल में दर्द होता है तो आदमी को अस्पताल लेकर भागना पड़ता है। पता नहीं वो गैस का दर्द है, पता नहीं वो दिल की बीमारी का दर्द है, पता नहीं वो एसिडिटी का दर्द है, पता नहीं कई कई बातें चर्चा में रहती लोगों के दिमाग में। आज हमारे साथ महात्मा गांधी अस्पताल के कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर दीपेश अग्रवाल मौजूद हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। एवन टीवी के दर्शकों की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब, ये दिल है जो बाईं तरफ है, सबसे पहले तो इस दिल को जो बीमारी होती है आमतौर पर वो ये मानते हैं कि हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक में मानते हैं कि कोई ना कोई नलिका अंदर अवरुद्ध हो जाती है, और अवरुद्ध होने का कारण मानते हैं कि उसमें कुछ पदार्थ जम जाता है। वो क्या है और कैसे पदार्थ जम जाता है, कैसे वो बनता है, कैसे जम जाता है, और कैसे उसकी टेस्टिंग हो सकती है, पहले से पता लग सकता है। सबसे पहले मेरे दर्शकों को नमस्कार। सवाल जो ये हार्ट अटैक का आया है, ये कारण एक्चुअल में क्या है, जो हार्ट की नस में ब्लॉक होता है उसका कारण क्या है। तो जो मेन कारण होता है उसके अंदर या तो कोलेस्ट्रॉल जमना, अत्यधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल जम के उसकी जो नसें हैं उसको उठा के ब्लॉक कर देना, या दूसरा कारण जो होता है जिसको हम एक्यूट, अचानक से जो हार्ट अटैक आता है उसमें रक्त का थक्का जमना। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। या तो कोलेस्ट्रॉल जो हम खाते हैं या हमारा शरीर खुद बनाता है और वो शरीर की नसों में बहता है, कुछ नसों में जाकर जम जाता है, जिसमें से एक हार्ट की नलियाँ होती हैं जिसमें जम जाता है, बाकी ब्रेन में, पैरों में, बाकी नलियों में भी जम सकता है। लेकिन अगर हार्ट की नली में जमता है तो हार्ट की ब्लड सप्लाई कम होती है, जिससे हार्ट अटैक होता है और उससे मृत्यु का खतरा रहता है। इसी तरह से अचानक से किसी वजह से अगर खून का थक्का जम गया वहाँ पर, जो कोलेस्ट्रॉल से अलग है, और उसके जमने से भी जो ब्लड सप्लाई है हार्ट की नसों की बंद हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक आता है। हार्ट की पंपिंग अचानक से कम हो जाती है। अगर हार्ट पंप नहीं करेगा, ब्लड में ब्लड सप्लाई नहीं होगी शरीर में, उसकी वजह से मृत्यु होने का खतरा रहता है। तो ये दो मुख्य कारण होते हैं हार्ट अटैक। पता कैसे लगता है कि हार्ट अटैक आ रहा है? यस, कोई सिंबल? हाँ, लक्षण जो हैं, हार्ट अटैक के लक्षण बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसको हम सभी को पता रहना चाहिए, और अगर उनमें से कुछ लग रहा है तो हमको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाकर हेल्प लेनी चाहिए। तो उसमें से जो मुख्य कारण और लक्षण हैं वो होते हैं कि अचानक से शरीर में, चेस्ट में, बेसिकली मिड ऑफ द चेस्ट, सेंटर में, यहाँ पर अचानक से दर्द, भारीपन होने लगेगा। आम तौर पे जो हम सोचते हैं कि हमारा हार्ट बाईं तरफ है, कि अगर बाईं तरफ दर्द है तो ही हार्ट का दर्द है, ऐसा नहीं है। हार्ट का दर्द सेंटर ऑफ चेस्ट में सबसे ज़्यादा होता है, कुछ लोगों में बाईं तरफ या कुछ लोगों में दाईं तरफ भी हो सकता है। ये दर्द बाएं हाथ में, कंधे में, जबड़े में, मुंह के जड़ नीचे वाले जबड़े में, इस तरह से भी हो सकता है। और कई बार हमको कन्फ्यूजन होता है कि जैसे दांतों का दर्द है, दांतों के डॉक्टर के पास गए, वो हार्ट का भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों में पेट में, नाभि के ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर भी दर्द होता है, जिसको यूजुअली ज़्यादातर लोग उसको गैस का दर्द लेकर भ्रम में पड़ जाते हैं, और वो कई बार हार्ट का दर्द होता है। तो अगर किसी को दर्द नीचे वाले जबड़े से लेकर और नाभि के ऊपर वाले हिस्से में, पेट सहित दर्द हो रहा है, तो उसको थोड़ा बहुत ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ये दर्द हार्ट का हो सकता है, हार्ट अटैक का हो सकता है। इसके साथ में कुछ लोगों को पसीना आता है, कुछ लोगों को सांस भरने लगती है, या कुछ लोगों को चक्कर आने लगते हैं। इन सब के साथ अगर ये कॉम्बिनेशन में है तो हमको हार्ट के बारे में सोचना चाहिए और इमीडिएट हमको हेल्प लेनी चाहिए। किन लोगों को ज़्यादा होने का खतरा रहता है? यूजली जैसे एक एज के बाद ज़्यादा रिस्क बढ़ता है, से अगर 40-50 की एज के बाद हो गए हैं, या जो लोग डायबिटिक हैं, शुगर कंट्रोल नहीं रह रहा है, या कई बार शुगर कंट्रोल रहने के साथ भी, इसके साथ में जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, जो बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं, या फिर कुछ लोगों की सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, चलना फिरना कम है, बैठकर ज़्यादा फैटी फूड या इस तरह के खाने जो खाते हैं, उनमें ये रिस्क ज़्यादा मिलता है। इसके साथ में कुछ लोगों की फैमिली हिस्ट्री है,
जिनकी फैमिली में यंग एज में माता पिताजी किसी के 30 साल 40 साल की उम्र में अगर किसी के माता पिताजी को हार्ट अटैक रहा हो, उनके बच्चों को हार्ट अटैक होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं, अगर इनमें से कुछ हैं तो अपने को ध्यान रखना चाहिए और इमीडिएटली हेल्प लेनी चाहिए। हार्ट अटैक आया उस वक्त घर से अस्पताल जाने में भी एक दूरी होती है, समय होता है। इमीडिएटली कोई पानी पिलाएं या कुछ क्या खिड़कियां खोल दें, हवा आए, ऑक्सीजन आए, क्या क्या ऐसा कुछ छोटा सा उपाय जिसको बोल दें पर? हाँ, सबसे पहले अगर हमको ये लग रहा है कि हार्ट का दर्द हो सकता है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले सिम्टम बताए थे, अगर उनमें से कुछ लगता है तो इमीडिएटली पहला काम तो ये करना चाहिए कि जो भी कोई हो, एक पास का हॉस्पिटल कहीं भी हो वहाँ कांटेक्ट करें, जिससे कि हम वहाँ लेकर पहुँचें। इस बीच में अब हम कई बार बोलते हैं कि जो टैबलेट्स होती हैं हार्ट अटैक से बचाव के लिए, या अगर किसी को आया है तो कुछ टाइम हमको मिल जाए, जिसमें हम सभी लोग ये बोलते हैं एस्प्रिन की गोलियाँ जो खून पतला करने के काम आती है, वो होनी चाहिए अपने घर में या कहीं ना कहीं रखनी चाहिए। 300 मिलीग्राम 325 मिलीग्राम की एस्प्रिन की गोली, और साथ में स्टैटिन आते हैं, टॉर्वास्टैटिन 80 मिलीग्राम की गोली, वो अपने साथ रखें। एडवाइस यही है कि घर में होना चाहिए। कभी इस तरह के सिम्टम आए तो सबसे पहला काम ये वो गोलियां दे दें। और उसके साथ में जोर से खांसी करें। कई बार ऐसा देखा गया है कि जोर से खांसी करने में जो हार्ट की नसें हैं उनमें प्रेशर के साथ ब्लड सप्लाई पहुंचती है, तो एटलीस्ट कुछ पार्ट जो हार्ट का बचा हुआ है, जहां पर नसें बंद नहीं है, उसमें ज़्यादा ब्लड सप्लाई पहुंचेगी, और जहां पर अगर आसपास की नसें खुली हैं वहां ब्लड सप्लाई ज़्यादा पहुंचेगी, तो हार्ट की जो मसल्स हैं वो डैमेज होने से बच सकती हैं। तो ये कर सकते हैं। तीसरा, जैसे कई बार देखा गया कि पानी पिलाएं, इसको अवॉइड करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हार्ट अटैक है, अगर बेहोशी की हालत है, पानी नहीं पी पाए, पेशेंट डिस्ट्रेस में है, तो वो पानी हो सकता है सांस की नली में चले जाए, और वो फिर लंग्स में अगर पानी गया तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है। तो उस टाइम पर पानी वगैरह या कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश ना करें। कोशिश ये रहेगी कि दवाइयाँ दें, और अर्लीस्ट पॉसिबल, जितनी पॉसिबल हो, उनको ट्रांसपोर्ट से ले जाकर पास के हॉस्पिटल में हेल्प के लिए जाएँ। डॉक्टर साहब, ये आमतौर पर धारणा है कि जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है उसको अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, दिल का दौरा पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब वो ब्लड प्रेशर हाई होने से होते हैं, लो होने से होते हैं, या फ्लैक्चुएट रहने से, ऊपर नीचे होने से होते हैं, ये ज़रा मैं जानना चाहूँगा। मैं आपको सबसे पहले इसके लिए एक चीज़ बताना चाहूँगा। जो हार्ट की बीमारियों में सबसे ज़्यादा कॉमन जो बीमारी होती है वो होती है हाई ब्लड प्रेशर होना। तो आम पब्लिक में अगर हम पूरा डेटा देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन आप मान सकते हैं, गाँव की और शहरों की मिला लें, उनका बीपी बढ़ा रहता है, आप ये मान सकते हैं। दुर्भाग्य ये है कि इन लोगों को ब्लड प्रेशर का बढ़ा होना पता ही नहीं होता है। तो हम ये मानते हैं 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, उन्हें पता ही नहीं होता, यही नहीं पता है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। और जिनको पता है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, वो उनमें से 50% मानने को तैयार नहीं होते कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। सही बात है। वो कि मैं सोया कम, कि मैं आज चने खा लिए, कि मैं आज उधर गया, ये सब चीज़ें उनके दिमाग में रहती है। और उनके 50% जो है, जो मानते हैं, वो दवाइयाँ लेते हैं, और उनमें से भी आधों का कंट्रोल रहता है, आधों का कंट्रोल नहीं रहता है। तो ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जो होना और जो कंट्रोल होना, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एक्चुअली। और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ ना, जैसे आपने सवाल किया कि ब्लड प्रेशर की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर होना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए और स्ट्रोक के लिए, जिसको पैरालिसिस बोलते हैं। तो अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, उसमें स्ट्रोक पड़ते हैं। एक हाथ पांव लकवा लग गया, जो कॉमन हम लोग देखते हैं, वो रहता है। दूसरा हार्ट अटैक होने का रिस्क रहता है। जी। अगर किसी पेशेंट में ब्लड प्रेशर कम है, से बहुत कम हो जाता है, उसमें भी हार्ट में ब्लड सप्लाई थोड़ी कम रहती है, वो भी एक रिस्क हो सकता है। पर यूजली ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का रिस्क फैक्टर है। अब आपने इसके बीच में सवाल किया था फ्लक्चुएशन, कोई एकदम हाई चल जाता है फिर उसका लो हो जाता है। तो ये जो फ्लक्चुएशन वाला है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सब श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा 24 घंटे में चेंज होता रहता है। अगर हमने अभी ब्लड प्रेशर अपना चेक किया, से कुछ भी रीडिंग आई 120/80 हमारा ब्लड प्रेशर अभी आया है मिलीमीटर मरकरी, तो ये थोड़ी देर बाद चेंज होना है, वो निश्चित है। हमारे दिन के सर्केडियम रिदम के हिसाब से हमारी बॉडी अपने आप उसको एडजस्ट करती है और ब्लड प्रेशर हमारा चेंज होता है। कॉमनली रात के टाइम पर, सोने के टाइम पर ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है और दिन के टाइम पर थोड़ा बढ़ जाता है। ना सवाल ये है कि अगर वो रात के टाइम पर ब्लड प्रेशर कम होना ना हो, से जैसा दिन में है वैसे ही अगर रात में रहे, अगर कम ना हो, वो एक रिस्क फैक्टर होता है हार्ट अटैक बढ़ाने के लिए, हार्ट फेलियर बढ़ाने के लिए, किडनी डैमेज करने के लिए। तो ये जो चेंज है ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको होना चाहिए। पर हाँ, ज़्यादा चेंज, मोर देन 20 मिलीमीटर से ज़्यादा अगर चेंज हो रहा है, वो फिर अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर करने के लिए। तो
तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन वो भी अच्छा नहीं है, और बढ़ा हुआ रहना तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। डॉक्टर साहब, एक धारणा है कि नमक ज़्यादा खाने से हार्ट मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्या सही है? हाँ बिल्कुल, जो कॉमन सॉल्ट हम लोग खाते हैं, जो नॉर्मल नमक जो खाने में बाकी चीज़ों में मिलता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने में सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट है हमारा, जो मार्केट में हम सफ़ेद नमक जो खाते हैं, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और कभी भी जब हम लोग ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट की बात करते हैं, कंट्रोल करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं, अपना लाइफ स्टाइल नमक कम करो, नमक कम करने का बोलते हैं। जितना कम खाएंगे उतना प्रोबेबली अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। आपको जानकर एक अचंभा होगा, एक हमारे पृथ्वी पर ही एक आइलैंड है जहाँ पर लोग नमक जानते नहीं है क्या है, और ये भी सत्य है वहाँ के लोग ब्लड प्रेशर बढ़ा होना क्या है वो भी नहीं जानते हैं। तो अगर नमक हमारी डाइट से हट जाए तो प्रोबेबली हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहने का रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा। और सॉल्ट तो हम अपने टेस्ट के हिसाब से खाते हैं, उसको हम कम कर देंगे, जितना सॉल्ट कम करेंगे उतना बीपी बढ़ने का रिस्क कम हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं जैसे किसी को अचानक ब्लड प्रेशर लो हो गया तो कॉमनली घरों में कहते हैं या तो कॉफ़ी पिलाओ या नमकीन चीज़ खिलाओ। नमक नींबू का नमकीन, नींबू की शिकंजी बना दो और वो पिलाओ। तो ठीक है, मतलब अगर ब्लड प्रेशर कम होने के कारण हमको थोड़ा सा देखना चाहिए। यूजली जो ब्लड प्रेशर कम होता है वो उन लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है और जो दवाइयाँ खाते हैं और किसी वजह से उनको डिहाइड्रेशन हुआ या डाइट प्रॉपर नहीं हुई या दवाइयों की मात्रा ज़्यादा हो गई, उनको ब्लड प्रेशर कम होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। इस कंडीशन में अगर आपको लग रहा है, आपने बीपी चेक किया, घर में मशीन है, बीपी कम हुआ है, तो इमीडिएटली रहता है उनको लेटा दें, क्योंकि अगर बीपी कम रहेगा, अगर आप खड़े रहेंगे तो संभवतः चक्कर आकर आप गिर सकते हैं और गिरने में चोट लग सकती है। तो पहला काम ये आप उनको लेटा दें। और दूसरा ये, अगर होश में है, चक्कर वगैरह नहीं है, तो नमक, चीनी और पानी का घोल ये इसको मिला के पिलाएंगे तो प्रोबेबली ब्लड प्रेशर का लेवल जो बहुत नीचे है वो थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये तो मान लिया कि ब्लड प्रेशर की बीमारी से हार्ट की बीमारी हो सकती है, पर ऐसा भी है क्या कि हार्ट की बीमारी हो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाए या ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाए? हाँ, ऐसी हार्ट की कुछ बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और कम भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ हार्ट की बीमारियां जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिल सकता है। उसमें से एक होता है जो हमारा हार्ट है, हार्ट में से एक बड़ी सी नस निकलती है जो हमारे शरीर के बाकी सब भागों में ब्लड सप्लाई करती है। हाँ जी। अगर उस मेजर नस में कहीं पर ब्लॉकेज होता है, जिसको हम कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा बोलते हैं, जो जन्मजात बीमारी होती है, अगर वो है तो उन मरीजों में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है। दूसरा है कि अगर किसी की किडनी की नसों में ब्लॉकेज है तो किडनी की नसों में ब्लॉकेज में किडनी में ब्लड सप्लाई कम होगी और उसकी वजह से जो हार्मोन निकलते हैं वो अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे कि किडनी में ब्लड सप्लाई बढ़े, वो भी एक ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण है। तीसरा होता है, कई बार ये देखा गया है कि एक हाथ में ब्लड प्रेशर कम, एक हाथ में ज़्यादा ऐसा मिलता है। तो नॉर्मली जो राइट हैंड जो है इसमें ब्लड प्रेशर थोड़ा सा एज कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड हमको थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। तो ये 2 या 3 मुख्य कारण हैं जहां हमको ब्लड प्रेशर हार्ट की बीमारियों से ज़्यादा मिल सकता है। अब कम किस में हो सकता है? अगर किसी को हार्ट अटैक है, सडन ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, या अगर किसी की हार्ट की पंपिंग कम हो रही है, हार्ट का साइज बड़ा हो गया है, उन मरीजों में भी ब्लड प्रेशर कम मिल सकता है। या फिर अगर हार्ट से जो ब्लड बाहर जा रहा है, जो वेल्व हैं, हार्ट के वेल्व, खासतौर से एओर्टिक वेल्व है या एल्वियोटी ऑब्स्ट्रक्शन हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्म में, अगर वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है तो बाहर ब्लड प्रेशर थोड़ा हमको कम मिल सकता है। तो हार्ट फेल होना, हार्ट अटैक होना या वेल्व में कहीं पर खराबी आना, वो सब कारण भी हो सकते हैं जहाँ हमारा ब्लड प्रेशर कम मिल सकता है। बात चली थी दिल की बीमारियों को लेकर। डॉक्टर साहब, ये ब्लड प्रेशर से होने वाली बीमारी तो हमने समझ ली, पर दूसरा मेजर कारण मानते हैं डायबिटीज़ को, कि डायबिटीज़ के रोगियों में हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या ज़्यादातर हार्ट अटैक उन्हीं के होते हैं जिनके डायबिटीज होती है? एक जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें ये देखा गया है, जो शुगर जिन लोगों को लंबे समय से है और स्पेशली जिनका शुगर कंट्रोल नहीं है, बढ़ा रहता है, उन लोगों में डायबिटीज़ की वजह से जो हार्ट अटैक है उनका रिस्क बढ़ता है। और जो साइलेंट हार्ट अटैक आते हैं उनका एक मेजर कारण शुगर बढ़ा हुआ रहना होता है जी। और डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो बहुत समय तक कोई सिम्टम नहीं होते हैं, जिसकी वजह से 10 साल तक, 5 से 10 साल तक वो अननोटिस जा सकती है बढ़ा हुआ शुगर। तो एक जो ख़राब चीज़ शुगर की ये है कि हमको कोई लक्षण पता नहीं लगते हैं।
अगर हमको लक्षण पता लगे तो हम उसकी केयर पहले से करेंगे, ट्रीटमेंट पहले से करेंगे। तो शुगर के लिए स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सभी लोगों को बीच बीच में जाकर अपना शुगर चेक कराते रहना चाहिए। किसी भी स्टेज में बढ़ा हुआ हो तो उसको हमको ध्यानपूर्वक उसको कंट्रोल करना चाहिए। ना शुगर की वजह से जो हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं उसमें ऑलमोस्ट 50% लोगों को सिम्टम नहीं आते हैं। सिम्टम मतलब चेस्ट पेन नहीं होता उनको, जो नॉर्मली हम ये कहते हैं अगर हार्ट अटैक होगा तो सीने में दर्द आएगा। शुगर में काफ़ी सारे लोगों को दर्द नहीं आता। वो प्रेजेंट करते हैं दूसरे तरीक़ों से, जल्दी थक जाना, काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, सांस भरने लगना, या उनको कई बार ऐसा लगता है कि थोड़ी दूर गए, उनको क्या एकदम जी भारी भारी सा लगा, पेन नहीं हुआ पर भारी भारी लगा। तो ये शुगर के मरीजों में जो है ये कॉमन सिम्टम मिल सकते हैं, और शुगर बढ़े रहने से हार्ट अटैक का खतरा निश्चित रूप से बढ़ता है। डॉक्टर साहब, ये सिगरेट पीने वाले लोग, हुक्का पीने वाले, बीड़ी पीने वाले, सिगार पीने वाले, तंबाकू का सेवन, जर्दा ऐसे खाने वाले, इनमें क्या दिल का दौरा पड़ने के चांसेस? यस, तो जो कुछ मेजर रिस्क फैक्टर जो हार्ट अटैक के रहते हैं, मैं आपको वो कुछ गिनाता हूँ। उनमें से एज, मेल, तो अगर कोई पुरुष है उसको एक्चुअली महिला के कंपैरिजन में ज़्यादा रिस्क होता है अप टू एज ऑफ 50-60 ईयर्स। दूसरा रहता है कि एज के साथ, तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ेगा, जो कि हम चेंज नहीं कर सकते। ना तो हम एज को कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही हम जो मेल और फीमेल का जो डिफरेंस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो हैं डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, या फिर स्ट्रेस, स्लीप कम होना, हाई फाइबर डाइट ना खाना, फास्ट फैटी फूड ज़्यादा खा रहे हैं, फाइबर डाइट नहीं ले रहे हैं। फाइबर यानी पत्ते वाली जो सलाद या सलाद जो इस और ये तरह की सब चीज़ें, फल फ्रूट सलाद जो हम बोलते हैं। इसके अलावा एथनिसिटी, जेनेटिक्स अगर हमारी है जहाँ पर रिस्क है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए। तो कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं, कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं। तो स्मोकिंग उनमें से जो है वो एक कंट्रोलेबल फैक्टर है, और स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है हार्ट अटैक का, ब्लड प्रेशर बढ़े रहने का, स्ट्रोक आने का, और कैंसर हम सब जानते हैं कैंसर। और इसके अलावा सांस की बीमारियां जो रहती हैं वो भी स्मोकिंग की वजह से होती हैं। दमा जैसे होता है, दमा है या COPD हम बोलते हैं, और अल्टीमेटली फिर लंग्स का कैंसर, वो भी इससे रिस्क फैक्टर होता है। तो स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में, जैसे आपने पूछा बीड़ी, सिगरेट या हुक्का या तम्बाकू, किसी भी फॉर्म में स्मोकिंग परमिसिबल नहीं है। ई सिगरेट्स का आजकल प्रश्न, ई सिगरेट जो यंग जनरेशन आ रही है, ई सिगरेट पी रहे हैं या अमेरिकन है, वो भी रिस्क फैक्टर होता है इन सब चीज़ों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि उससे हम बचे हुए हैं। तो स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में जो है वो हमारे हार्ट अटैक का रिस्क है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि स्मोकिंग की वजह से एक्यूट हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हैं, और जो यंग बच्चे आ रहे हैं आजकल उसमें ये रिस्क ज़्यादा देखा गया है। तो यंग 25 साल, 30 साल, 35 साल के, जो 40 साल के जो लोग आते हैं जिनको हार्ट अटैक आ रहा है, उसमें कॉमन ये देखा गया है कि वो लोग स्मोक कर रहे हैं या फिर स्ट्रेस से ग्रसित हैं। तो और इन सब में जब हम एंजियोग्राफी करते हैं या जब हम चेक करते हैं तो इसमें हमको काफ़ी सारा खून का थक्का जमा हुआ मिलता है। कोलेस्ट्रॉल कम मिलता है, खून का थक्का इन पेशेंट्स में ज़्यादा मिलता है। एक सामान्यतः 60-70 साल की उम्र के बाद लोगों को खून पतला होने की दवाई, जिसका एस्प्रिन आपने जिक्र किया या कुछ और भी नाम होंगे, हाँ, वो दी जाने लग जाती है कि खून पतला होने की दवाई। कई लोगों को भ्रम होता है कि मैं खून पतला होने की दवाई लूंगा तो कमजोर हो जाऊंगा, मेरा खून ही पानी हो जाएगा। गाढ़ा खून लोग समझते हैं कि ज़्यादा पॉलिश है, गाढ़ा खून है तो ज़्यादा ताकतवर आदमी हूँ मैं। ये मिथ है या क्या है? क्या खून पतला होने की दवाई का क्या इम्पैक्ट है? तो खून पतला होने का जो दवाई देने का जो मुख्य कारण है वो ये है, जिससे हमारे शरीर में जो नदियाँ हैं, हार्ट की हैं, ब्रेन की हैं, कहीं की भी हैं, उसमें अगर किसी वजह से हमको लगता है कि खून का जमाव होना बढ़ रहा है तो उसको वहाँ पर जमाव ना हो और उसमें ब्लॉकेज ना आए। स्पेशली उन पेशेंट में जिनको एंजाइना का पेन हो या हार्ट अटैक हो चुका हो, जिनमें खून का थक्का पाया गया हो, उनमें देते हैं। दूसरा, अगर हम एंजियोप्लास्टी करते हैं या स्टेंट डालते हैं उसके बाद हम उन लोगों को खून पतला होने की दवाई देते हैं ना। अगर हम इसके फ़ायदे और नुकसान देखें, पहली बात तो एक फ़ायदा जो इम्पोर्टेंट ये है कि उससे हम खून का थक्का दोबारा वहाँ होने से रोक सकते हैं। जो अचानक से मृत्यु का खतरा है उसको हम कम कर सकते हैं। नुकसान है इसका, एक नुकसान ये है कि क्योंकि खून पतला हो रहा है, वो खाली हार्ट की नसों में तो जाकर पतला करेगा नहीं, वो पूरे शरीर में जाके खून पतला करता है, और उससे फिर ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। ब्लीडिंग मतलब कि लैटिन में ब्लड आ गया, कई बार लैटिन काली हो रही है, या खांसी में ब्लड आ गया, या स्ट्रोक पड़ गया, तो ये भी एक रिस्क होते हैं। तो जो सजेशन है वो ये है, अगर किसी को सही में ज़रूरत है, हार्ट के सिम्टम आ रहे हैं, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक हुआ है, या स्टेंट लगे हैं, या बाईपास हुआ है, उनको तो ये खून पतला करने की दवाई देनी है।
पर खाली कि मेरी ये 60 साल हो गई है कि अब मैं खून पतला करने की दवाई खाऊं मुझे हार्ट अटैक नहीं होगा, ये थोड़ा सा एक डाइसी चीज है। क्योंकि इसमें ये कैसे पता लगे खून पतला होने की दवाई के लिए पात्र व्यक्ति है? क्या कोई हाँ, टेस्ट है ब्लड का जिसकी ये चीज ज्यादा आने से? नहीं, उसमें हम लोग जो यूजली जो हम देखते हैं रिस्क फैक्टर देखते हैं कि कितना रिस्क है किसी भी एक इंसान को हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने का। अगर हमको लगता है कि हाँ ये रिस्क फैक्टर हैं, उसका हमारे पास एक चार्ट होते हैं, कुछ ऐप्स हैं जिससे हम परसेंटेज कैलकुलेशन करते हैं कि 10 ईयर्स में कितना रिस्क है उसको स्ट्रोक होने का। अगर वो सब रहता है, अगर हम देखते हैं कि हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, तो हम उसमें फिर ये देखते हैं कि ब्लीडिंग होने का इनको कितना रिस्क है, कि ज़्यादा फ्रेजाइल पेशेंट हैं, बहुत ज़्यादा एज है, तो उसमें हम ये देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं कि ब्लीडिंग कम हो और फायदे ज़्यादा हो, उसमें हम एस्पिरिन देते हैं, खून पतला करने की दवाई देते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो कई बार हम डालते हैं अंदर स्टेंट डालने के बाद भी क्या ब्लॉकेज हो जाता है? हाँ, हो सकता है। तो जो डेटा देखा गया है वो देखा गया है विद टाइम स्टेंट के अंदर दोबारा ब्लॉकेज होने का रिस्क रहता है, जैसे नॉर्मल नसों में रहता है वैसा ही स्टेंट में रहता है। और अगर हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, दिनचर्या अपनी ठीक नहीं रखेंगे, संयम से नहीं रहेंगे, तो उसमें दोबारा से कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क रहेगा। आप स्टेंट डाल दो उसके बाद और ज़्यादा केयर रखो कि दोबारा ना हो। केयर तो हमको पहले और बाद दोनों समय रखनी चाहिए। जी। मतलब अगर हम उस स्टेज तक जाएं ही क्यों, मुझे लगता है केयर हमको पहले ज़्यादा करना चाहिए, जिससे हम उस स्टेज तक पहुंचे ही नहीं, स्टेंट वाली स्टेज तक पहुंचे। तो अगर हम प्रिवेंशन करें, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर हमको मालूम है कि हमारे पास रिस्क फैक्टर हैं, और से अगर मान लीजिए मैं ही मानता हूं कि मेरी एज धीरे धीरे बढ़ रही है, मुझे मालूम है एज बढ़ रही है, मैं मेल हूं, तो मेरे को ऑलरेडी रिस्क फैक्टर है, तो मेरे को प्रिवेंशन के लिए मैं स्मोक ना करूं, मैं अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेकअप कराऊं, शुगर अपना चेकअप कराऊं, तो ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं कि मैं अपने आप को बचा रहा हूं। एंजियोप्लास्टी, बैलून प्लास्टी और स्टेंट अलग अलग है ये सब? हाँ, तो यूजली लोगों में जो नहीं पता होता है कि बलून से सफाई कर दी, स्टेंट डाला या कुछ मशीन से निकाल लिया, ये सब चीज़ें बहुत सारे यूट्यूब से जो चीज़ें मिलती हैं जी, तो उसमें मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताता हूँ। एंजियोग्राफी होती है एक हार्ट की नस का चेकअप, सिंपल, उसमें हम दवाई डालते हैं और उससे हम देखते हैं कि हाँ उसका स्टेटस क्या है, खुली है या बंद है, वो हो गया ग्राफी। प्लास्टी में क्या करते हैं, उसको हमको ओपन करना है, और ओपन कंडीशन है वहाँ उसको ओपन कर देते हैं, जहाँ पर ब्लॉकेज है वहाँ पर हम ओपन कर देते हैं। अब उसका ये है कि हम सबसे पहले वहाँ लेकर जाएंगे, अगर हमको लगता है खून का थक्का है सिंपल, तो हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिससे हम उसको थक्के को सक कर लेते हैं वहाँ से, जो यूजली यूट्यूब पर भी देखा जाता है कि वहाँ से धक्का निकाल लिया और साफ़ हो गई, तो उसको हम निकाल लेते हैं। स्पेशली यंग अगर कोई बच्चे आते हैं 25 साल 30 साल 40 साल, उसमें स्टेंट डालना नहीं चाहते क्योंकि उसमें सॉफ्ट खून का थक्का होता है, और उसको आपने सक्शन करके निकाल लिया, और अगर निकालने के बाद स्मूथ मिल गई हमको वेसल, वहाँ कोई ब्लॉकेज और नहीं है, तो सिंपल उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है बिना कुछ किए, और उनको फिर खून पतला करने की दवाई पर रख दिया जाता है और लंबे समय तक ठीक रहते हैं। बाकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन उनको बताते हैं। इसके अलावा अब अगर मान लीजिए कोई एज वाला पर्सन है जहाँ पर हमको लगा नस बंद है और वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, अब बहुत सारी मॉडलिटी आ गई हमारे पास, जैसे इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड है, हम हार्ट की नस के अंदर जाकर भी अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, और उससे हम पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर थक्का है या फिर कोलेस्ट्रॉल है। थक्का है तो उसको हमने बाहर निकाल लिया, अगर कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉकेज है तब फिर हम उसको क्या करते हैं, ब्लॉकेज को खोलने के लिए बैलून डालते हैं, जिसको बैलून एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, और उससे हम वहाँ पर स्पेस बनाकर उसको खोल देते हैं ना। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जो नस के बाहर कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है वो जाएगा कहाँ, रहेगा तो वहीं, हमने उसको तो निकाल के बाहर किया नहीं, वो आएगा भी नहीं बाहर, उसको हमने स्पेस बना दिया, और कोलेस्ट्रॉल बाहर की नसों में जाकर फैल जाता है इधर उधर। समय के साथ क्या होता है, उसका दोबारा प्रेशर पड़ता है और वो नस दोबारा बंद हो सकती है। तो बैलून एंजियोप्लास्टी के बाद ऑलमोस्ट 25 से 30% जो पेशेंट है, अगर मैंने 100 पेशेंट की बैलून एंजियोप्लास्टी की है तो मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ 25 से 30 पेशेंट की तो नस ठीक रहेगी, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट 70 से 75 जो पेशेंट हैं 100 में से, उनकी दोबारा से सिकुड़ जाएगी। और मुझे बाहर से देखकर ये पता लगाना डिफिकल्ट होता है कि किसकी सिकुड़ जाएगी, किसकी वैसी रहेगी, और उसको दोबारा ना सिकुड़े इसलिए हमको वहाँ ले जाकर एक स्टेंट लगाना रहता है। स्टेंट क्या है, एक मेटल का मैश है, जैसे हमारे पेन की जो स्प्रिंग होती है, डॉट पेन की स्प्रिंग, वैसे ही मान लीजिए आप, उसको वहां ले जाकर हम उसको खोल देते हैं और वहां लगा देते हैं, जिससे कि हमारी नसों को सपोर्ट मिल जाता है, दोबारा से वो अंदर सिकुड़े नहीं, ब्लॉक ना करे नस के, इसलिए हम उसको स्टेंट लगाते हैं।
अब क्योंकि ये फॉरेन मटेरियल है, बाहर से डाला गया है, तो इसका बंद होने का रिस्क रहता है, दोबारा से इसके अंदर खून का थक्का होने का रिस्क रहता है, इसीलिए खून पतला करने की दवाई और बाकी की चीज़ें हमको देनी रहती है। डॉक्टर दीपेश अग्रवाल से बहुत सारी बातें हमने जानी। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की वजह से दिल के दौरे, दिल की बीमारी की वजह से ब्लड प्रेशर, और कैसे कैसे खून पतला होने की दवाई काम करती है, कब ज़रूरत होती है, कैसे पता लगे कि दिल का दौरा है नहीं है तो तत्काल क्या करें, वगैरह वगैरह। बड़ा विषय है दिल, इसके वाल्व की रिप्लेसमेंट होती है, इसकी कई सारी बातें होती है, और कई जन्मजात बीमारियां होती दिल में, जो हमने पहले चर्चा की थी कि बच्चों की बीमारियां होती है। एक बड़ी हार्ट सर्जरी होती थी जिसका बड़ा भयावह रूप था पहले, ओपन हार्ट सर्जरी। लोग बातों में कहते हैं मेरे 32 टाँके आए, मेरे 30 टाँके आए। उससे उसकी बीमारी की गंभीरता को जाना जाता था, मापा जाता था। अब वो बातें तो अब नहीं रही है, बहुत रेयर केस में होती है हार्ट की ओपन हार्ट सर्जरी, लेकिन वो भी होती है। आज चूँकि समय कम है, समय की सीमा है, इसलिए आज हमने एंजियोप्लास्टी, बैलून प्लास्टी और स्टंट तक रखा है अपने आप को सीमित। डॉक्टर दीपेश अग्रवाल से एक दिन फिर हम गुजारिश करेंगे आने की, और जब आएंगे तो दिल की दूसरी बीमारियों पर भी चर्चा करेंगे, और ओपन हार्ट सर्जरी क्या है, कब होती है, क्यों होती है, इसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। और आजकल ये ज़्यादातर नहीं होती, जबकि पहले ज़्यादातर ओपन हार्ट सर्जरी होती थी। तो बहुत सारी बातें अभी बकाया रह गई हैं। कार्यक्रम में एक बार फिर हम याद करेंगे डॉक्टर दीपेश अग्रवाल को, और उस दिन आज की आगे की कहानी करेंगे उनसे शुरू। आज बस इतना ही। दिल के मामले में जो कुछ ज़रूरी था आपको जानना, वो सब डॉक्टर दीपेश अग्रवाल ने बताया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।